फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलेशन 33 और रेगुलेशन नंबर 130। ऑब्वियसली 133 क्या होगा बच्चा, आईपीओ। 130 मतलब एफपीओ, क्यों मिक्स करके आपको बता रहे। हेडिंग समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेटिव बेसिस। बच्चा रिजर्वेशन, पहले तो हेडिंग समझो। हेडिंग समझ में आ गई तो सारी आधी आधी जंग आप जीत जाते हो। अब मैं आईपीओ लेकर आ रही हूँ, एफपीओ लेकर आ रही हूँ। मैंने कहा कि मैं जब अपना आईपीओ एफपीओ लेके आऊंगी तो कुछ रिजर्व्स रखूंगी। कुछ रिजर्व्स रखूंगी, किसके लिए रखूंगी बच्चे, अपने कुछ एम्प्लॉइज के लिए रिजर्व रख सकती हूँ। अब आपने चैप्टर जो 15 पढ़ा था तो उसमें एक नेट ऑफर पढ़ा था, बोलो हाँ। एलोकेशन ऑफ नेट ऑफर टू पब्लिक। क्या वो एलोकेशन वर्ड याद है, चैप्टर 15 जिसमें लिखा था अगर आप रेगुलेशन 6 के 1 में आएंगे, रेगुलेशन 6 के 2 में आओगे, कुछ याद आया। उसका एक चार्ट था। 15 चैप्टर का आज टेस्ट ही है तो याद तो होना चाहिए। आ जाओ फटाफट उस पेज नंबर में। पेज नंबर क्या है बच्चा चैप्टर 15 में, 423 पेज नंबर, ठीक है। अब ये क्या लिखा है बच्चा, नेट ऑफर टू पब्लिक थ्रू क्या लिखा है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। यहाँ पे नेट ऑफर, मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया था एलोकेशन। हमने आईपीओ लेके आए, हम एफपीओ लेके आए, वहां से अब एप्लीकेशन आएगी, लेकिन जब एप्लीकेशन आएगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस तरीके से एलोकेट करेगा। वो देखेगा कि भैया बुक बिल्डिंग से हो या फिर अदर देन बुक बिल्डिंग से हो। अगर बुक बिल्डिंग में हो तो रेगुलेशन 6(1), रेगुलेशन 6(1) बोले तो एलिजिबिलिटी, मतलब आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। 6(2) में आओगे मतलब आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो आप एक ऑल्टरनेट मेथड से जाओगे। वो ऑल्टरनेट मेथड क्या है बच्चा, कि आपको क्यूआईबी को मिनिमम कितना देना है, 75। मैक्सिमम लिखा है यहाँ पे कुछ, मतलब पूरा 100% भी दे सकते हो। भैया आ रहा है एनआईए को बचाया गया और बोला है सुनो ज्यादा मत देना इनको, 10% से ज्यादा नहीं, ये सारी लिमिट से। अगर आप 6(1) में आए तो भैया बोल दिया आरआई को मिनिमम दे दो क्योंकि अच्छी कंपनी है, रिटेल, ठीक है। तो मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ, ये नेट ऑफर, ये जो नेट ऑफर का एलोकेशन है ये अलग है, और जो मैं अब टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ रिजर्वेशन वो अलग है। मैं आईपीओ लेकर आती हूँ, वहां से जितनी भी एप्लीकेशन आएगी तो मैं किस कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ। मान लो मैं किस कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ बच्चा, रेगुलेशन 6(2) को करती हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिसाइड करना है कि मुझे अब शेयर्स अलॉटमेंट करना है। तो जब मैं अलॉटमेंट करूंगी तो मैं क्या करूंगी बच्चा, क्यूआईबी को मिनिमम 75% दूंगी ही दूंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो ये रूल्स है। तो ये था नेट ऑफर का एलोकेशन, ये समझ में आया, पढ़ चुके हैं। वापस से आते हैं बच्चा, अब वापस से आएंगे, क्या लिखा है, रिजर्वेशन। मैंने अभी जो आपको बताया कि मैंने आईपीओ एक्ट पे लेकर आ गई, लोगों की एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन के बाद मैंने अलॉटमेंट करने का तरीका बताया ना आपको। यहां मैंने क्या किया है, आईपीओ लाते वक्त ही मैंने क्या बोल दिया, रिजर्वेशन से मैंने रिजर्व करके रखा अलग से। इतने शेयर मेरे किसके लिए रिजर्व है, एम्प्लॉय के लिए। क्या बात समझ में आ रही है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। लाते वक्त ही कंपनी को बोल दिया भैया इश्योर में मतलब क्या ऑप्शन है, करना कंपलसरी नहीं है, वो करना कंपलसरी है। वो कंपलसरी, जब अलॉटमेंट करोगे तो इतने शेयर इतने को ही मिलने चाहिए। इन्होंने बोला कंपनी चाहे तो कॉम्पिटेटिव बेसिस में क्या कर सकती है, रिजर्व रख सकती है कि इतने शेयर्स तो मैं एम्प्लॉय को दूंगी, ठीक है। अब एम्प्लॉय आएगा, फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा ना गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है तो रिजर्वेशन रखे हैं। जितनी भी एप्लीकेशन आए, हमने कहा जनरल का अलग है, एसटी एससी का अलग है, ओबीसी का अलग है। अब एसटी एससी ओबीसी का अलग है, जितनी एप्लीकेशन आएगी तो हमने ये सीट तो किसके लिए रखी है, एम्प्लॉइज के लिए रखी है। तो रिजर्वेशन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी, कंपनी ने अपनी कैटेगरीज बनाई है, लेकिन कंपनी अपनी मनमानी नहीं कर सकती कैटेगरीज की। सेबी ने बताया कि किस तरीके से आपको रिजर्वेशन रखने, उसकी क्या क्या लिमिट है। चल, सेबी सर्टेन पर्सन एलिजिबल, कौन कौन एलिजिबल है, तो चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, ईश्वर रिजर्वेशन कर सकता है में, मतलब चाहे तो, कंपलसरी नहीं है, कंपनी की खुद की मर्जी है। कंपनी अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहती है बच्चा। आपने बहुत सारी टाइप की स्कीम पढ़ी थी चैप्टर 9-10 जो मिक्स हो गया, जो मैंने आपको बताया था, है ना, जिसमें आपने बहुत सारी स्कीम्स पढ़ी थी। आपने सबसे पहले इसॉप भी पढ़ा था, याद है, ठीक है। सार क्या था, एप्रिसिएशन राइट। और क्या पढ़ा था आपने, एसएफ पढ़ा था, जनरल। मैंने कहा था ना पब्लिक के साथ दे दिया जाता है साथ में, याद है। हमने एक स्कीम पढ़ी थी, एक स्कीम पढ़ी थी जिस स्कीम में हमने पढ़ा था, पहले इसॉप पढ़ा था, इसॉप, ESOP,
और इसी के साथ एक मिलता जुलता था, यहाँ पे ऑप्शन था, वो परचेज था। वो परचेज क्या था? वो परचेज क्या था? पब्लिक के साथ जब शेयर इश्यू किया तो साथ में, ये वही वाला है, हमने जनता को दिया और अलग से रिजर्व किसके लिए रख दिया? एम्प्लॉइज के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? सेकंड वाली स्कीम है, ठीक है। क्लिक हो गई तो वेरी गुड, क्लिक नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आज मैं जनता के लिए लेकर आ रही हूँ। मैं किसके लिए ला रही हूँ? जनता के लिए। मैंने कहा सुनो यार, इतना परसेंट तो मेरा एम्प्लॉय का है, जनता के लिए ला रही हूं तो एम्प्लॉय भी तो खरीद सकता है ना। मैं आईपीओ लेकर आई, तुम मेरी कंपनी के ही एम्प्लॉय है, तो तुम लोग जनता बन के मेरी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई अगर मेरे एम्प्लॉय खरीदेंगे तो एम्प्लॉय के लिए मैंने थोड़ा सा रिजर्व कर दिया। इशियर में मेक रिजर्वेशन, इशियर में मेक रिजर्वेशन एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे क्या बोल दिया? हम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि प्रमोटर भी अगर कंपनी में काम करे तो उसका एम्प्लॉय हो गया, हम उसकी बात अभी नहीं करें। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा पढ़ चुके हैं। चलो, फॉलोइंग कैटेगरी, कंपनी चाहे तो ये रिजर्व कैटेगरीज बनाएगी। किस किस के लिए रिजर्व कैटेगरीज बनाएगी? पहली कैटेगरी है किसके लिए? एम्प्लॉय के। कंपनी रिजर्व कर सकती है किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए। बस एम्प्लॉय लिखा है, हाँ जी। और किसके लिए रिजर्व रखेगी? शेयर होल्डर। लेकिन ये शेयर होल्डर, फिर से बोल रहे हैं, हम प्रमोटर ग्रुप की बात नहीं कर रहे। हम शेयर होल्डर, कौन से शेयर होल्डर? लिस्टेड सब्सिडरी। लिस्टेड सब्सिडरी, हम एक होल्डिंग कंपनी है, हमें क्या बच्चा? होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी बच्चा लिस्ट होने जा रही है और उसकी सब्सिडरी ऑलरेडी लिस्टेड है। हो सकती है, ये मत सोचना कि यार बड़ी कंपनी है ये लिस्ट नहीं हो सकती है, सब हो सकता है। सब अपने आप को छुपाने के लिए सारे काम कर सकते हैं, सब्सिडरी को आगे बढ़ा दिया ना, मैंने मर्ज कर लिया। एक अनलिस्टेड कंपनी एक लिस्टेड कंपनी के साथ मर्ज नहीं कर सकती क्या? हो सकता है, ठीक है। उसको खरीद नहीं सकती, उसके क्या 100% के स्टेक नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकता है। इन्होंने कहा आप रिजर्व बना रहे हो, या तो अपने एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व रख रहे हो, या तो क्या कर रहे हो? अपने शेयर होल्डर। लेकिन ये शेयर होल्डर किसके बच्चा? लिस्टेड सब्सिडरी। और क्या लिखा है? लिस्टेड प्रमोटर कंपनी। मतलब ये ग्रुप कंपनी हो सकती है। टाटा की कितनी सारी कंपनीज है? टाटा की कितनी सारी कंपनीज है? तो पूरा प्रमोटर ग्रुप हो गया। सबके सब क्या हो गया बच्चा? लिस्टेड है। इन्होंने कहा शेयर होल्डर्स आपकी लिस्टेड सब्सिडरी के हैं या फिर लिस्टेड प्रमोटर कंपनी के, उनके लिए भी अलग से रिजर्वेशन रख सकते हो कि ये शेयर तो मैं, ये वाले जो शेयर होल्डर अप्लाई करेंगे उनको ही अलॉट करूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो रिजर्वेशन दो कैटेगरी का है। पहला क्या है? एम्प्लॉयज के लिए, और दूसरा क्या है? शेयर होल्डर्स के लिए। ये आईपीओ एफपीओ दोनों की बात कर रहा है, जब आईपीओ लोगे और जब एफपीओ लोगे। नीचे उन्होंने बोल दिया हाउएवर द इश्यूअर शिल नॉट मेक एनी रिजर्वेशन। ध्यान रखना, इश्यूअर शेयर रिजर्व ना रखे। किसलिए बच्चा? लीड मैनेजर। ये लीड मैनेजर कौन होता है? मर्चेंट बैंकर, जो कि आपका आईपीओ में हेल्प कर रहा है। हम बार बार पढ़ते हैं मर्चेंट बैंकर, लीड मैनेजर वो होगा जो कंपनी से एसोसिएट नहीं होगा। अगर वो शेयर से ले लेगा तो एसोसिएट नहीं हो जाएगा। इन्होंने कहा भैया इन लोग के लिए मत रखो, ये सब नेगेटिव लिस्ट में। तो ना ही लीड मैनेजर के लिए रिजर्व रखना, ना ही रजिस्ट्रार। कौन सा रजिस्ट्रार? आरओसी, रजिस्ट्रार टू एन इश्यू, है ना। रजिस्टर टू इश्यू कौन था? जो रजिस्टर मेंटेन करता है, आरओसी वाला नहीं। चलो, सिंडिकेट मेंबर्स कुछ याद आया? जो लीड मैनेजर को हेल्प करते, टीम होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर क्या बोल दिया? इनके प्रमोटर्स, अगर ये कंपनी फॉर्म है तो उनके प्रमोटर्स। और क्या लिखा है? इनके डायरेक्टर, इनके एम्प्लॉय फॉर द एसोसिएट कंपनी एज पर कंपनी, लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, सिंडिकेट। इन शॉर्ट वो क्या कहना चाह रहे हैं? जो आपकी कंपनी का आईपीओ लाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, इनके लिए रिजर्व्स नहीं। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है? पूरा कंक्लूड कर लो। सबसे पहले कंपनी चाहे तो में लिखा है रिजर्वेशंस बना सकती है। किसके लिए बनाएंगे? एम्प्लॉयज के लिए और शेयर होल्डर। लेकिन ये शेयर होल्डर किसका होगा? आपकी लिस्टेड सब्सिडी का और लिस्टेड प्रमोटर कंपनी। और प्लीज इनके लिए तो बिल्कुल भी रिजर्वेशन मत रखना, क्योंकि ये नॉट एसोसिएट होने चाहिए ना। फेयर तरीके से काम कैसे करेंगे फिर? ठीक। दूसरा पॉइंट बोलता है, बस मैं एफपीओ की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एफपीओ की। बार बार बच्चा प्रमोटर के कंट्रीब्यूशन को तो एकदम अलग ही रखना, ठीक है। चलो, इन केस ऑफ एफपीओ अदर देन कंपोजिट इश्यू, हम कंपोजिट इश्यू की बात नहीं करें। इश्यूअर फिर से मेक रिजर्वेशन, इश्यूअर चाहे तो रिजर्वेशन रख सकता है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की बात नहीं करें। किसके लिए? एग्जिस्टिंग, क्या लिखा है?
रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स ही है, लेकिन ये शेयर होल्डर्स किस कैटेगरी, कौन से वाले हैं, रिटेल वाले, छोटे शेयर होल्डर्स है। ये रिटेल वाले कौन से शेयर होल्डर्स होते हैं, कुछ एक लिमिट थी जिनकी एप्लीकेशन 2 लाख तक की होती है। बच्चे ध्यान देना, मैं बार बार बोलती हूँ जिनकी एप्लीकेशन एप्लीकेशन कितने की होती है, 2 लाख अप टू 2 लाख, ठीक है। एप्लीकेशन, आपने शेयर्स अप्लाई किया है, मिले कितने, वो तो कंपनी के हाथ में, आपने अप्लाई किया, आपकी औकात 2 लाख से ज्यादा नहीं है, छोटे शेयर होल्डर हो, क्लियर है। चलो, पहला पॉइंट बोलता है आईपीओ एफपीओ दोनों के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, एफपीओ। अगर मैं सिंगल एफपीओ को निकालू तो जब आप एफपीओ लेकर आओगे तो एम्प्लॉइज के लिए अलग से रिजर्वेशन कैटेगरी, शेयर होल्डर, कौन सा शेयर होल्डर, कोई भी, और एफपीओ के केस में नीचे क्या बोल दिया, छोटे शेयर होल्डर्स। मतलब इन्होंने कहा ये शेयर होल्डर लिस्टेड सब्सिडरी और प्रमोटर की बात करे, और ये किसकी बात करे, कंपनी के खुद के जो रिटेल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके लिए रिजर्व कैटेगरी बनाने की बात कर रहे। एफपीओ के केस में 3 पॉइंट्स आ गए, आईपीओ के केस में कितने पॉइंट आए हैं, 2। आईपीओ में क्या लिखा है, एम्प्लॉय और शेयर होल्डर, लिस्टेड सब्सिडरी और प्रमोटर के, और एफपीओ के केस में ये 2 तो है। तीसरा क्या बोल दिया, रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स, लेकिन किस कंपनी के, खुद के, ऑफ द इशूअर। ये है लॉ की लैंग्वेज रीड करने का तरीका, समझ पा रहे बच्चा, पहले दूसरे पॉइंट समझ में आया। चल, तीसरे पॉइंट में क्या बोलते हैं, आईपीओ एफपीओ दोनों की बात करें। इन्होंने कहा रिजर्वेशन सब्जेक्ट टू, रिजर्वेशन इन्हीं लोगों के लिए होगा, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस है। लेकिन उस कंडीशन को पढ़ने से पहले मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड समझ में आया। अब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट अगर समझ में आ गए तो बच्चा, इन्होंने कहा कंपनी का इंटरेस्ट है कि वो चाहते हैं रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन करने के ये 3 तरीके। अब आ जाइए, जब आप ये रिजर्वेशन रखते हो तो ये कुछ कंडीशंस है, रिजर्वेशन की एक लिमिट तय होगी। आ जाइए, इन्होंने बोला एग्रीगेट ऑफ द रिजर्वेशन, किसकी बात हो रही है अभी, एम्प्लॉय की कैटेगरी, एम्प्लॉय की भी थी और शेयर होल्डर की। अभी सबसे पहले हम किसको पकड़ रहे हैं, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए कभी भी अगर रिजर्वेशन रखना तो पोस्ट इश्यू कैपिटल समझते हैं बच्चा पर, प्री प्लस प्रपोज इज इक्वल टू पोस्ट, है ना। पोस्ट जितना जितना भी लेके आ रहे हो बच्चा, पोस्ट के साथ ऐड ऑन करो, हमें बताइए उसका 5% से ज्यादा आपको एम्प्लॉय के लिए रिजर्व नहीं रखना है। मान लो मेरा 10 करोड़ होता है पोस्ट, कितना होता है बच्चा, 10 करोड़, इसका 5% कितना होगा, 50 लाख हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने कहा जो हमारा 5% है इतना ही एम्प्लॉय के लिए क्या रखना बच्चा, रिजर्व। अब एप्लीकेशन आएगी इस हिसाब से, आ भी सकती है और बच्चा नहीं, दोनों सिचुएशन होगी, आ गई तो दे दिया, नहीं आई तो क्या, बताती हूँ आगे, ठीक है। लेकिन अभी ये पॉइंट क्या बोलता है, आपको रिजर्वेशन मैक्सिमम कितना रखना है एम्प्लॉय के लिए, जो भी पोस्ट होगा उसका 5%, मैक्सिमम लिमिट समझ में, ऑफ द इशूअर एंड द वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट टू एनी। बच्चा ध्यान रखना, यहां क्या बोल रखा है, एम्प्लॉइज, प्लीज एक छोटी छोटी बारीकियां होती है समझना, एम्प्लॉइज, सारे एम्प्लॉइज का जो रिजर्वेशन होगा पूरा मिला के 5% से ज्यादा नहीं, लेकिन एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉय लिखा है ऐसे लगाए, शेल नॉट एक्सीड 2 लाख से ज्यादा मत देना। तुम लोग सब मेरे एम्प्लॉइज दो, आप सबका मिलाकर मुझे रिजर्वेशन कितना रखना है, 5%। लेकिन एक भी एम्प्लॉय को जब मैं क्या करूंगी बच्चा, अलॉटमेंट करूंगी तो 2 लाख से ज्यादा शेयर वैल्यू नहीं देना, एक एम्प्लॉय, ठीक है। अब मेरे पास तो 50 लाख की लिमिट है, ठीक है, दो मैक्सिमम है, 1 लाख भी तो दे सकती हूँ ना, 50,000 भी दे सकती हूँ, 10,000 भी दे सकती हूँ, कंपनी की मर्जी, लेकिन मैक्सिमम एक एम्प्लॉय को कितने से ज्यादा नहीं देना, 2 लाख से ज्यादा नहीं, दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए। वापस कंपनी क्या कर रही है, एम्प्लॉय के लिए रिजर्वेशन, ठीक है। अब रिजर्वेशन की मैक्सिमम लिमिट कितनी है सबकी, टोटल 5% ऑफ द पोस्ट इशू, ठीक है। एक एम्प्लॉय को कितने से ज्यादा मत देना, 2 लाख से ज्यादा मत देना। हाउएवर इन द इवेंट मेरा पूरा टोटल होता है 50 लाख, एप्लीकेशन आती है, समझ लो बच्चा, एप्लीकेशन 45 एम्प्लॉइज की आती है, सबको मैंने क्या क्या दे दिया बच्चा, एक लाख दे दिया, मर्जी है ना, 2 लाख से ज्यादा नहीं देना है, मैंने सबको क्या दे दिया, एक लाख। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो 45 लाख मेरे यूज हो गए। अभी रिमेनिंग कितना बचा है, एग्जाम्पल है, ठीक है, 50 लाख की मेरी टोटल लिमिट थी, एम्प्लॉइज की एप्लीकेशन आती है, 45 लाख में पे कर देती हूँ, ठीक है, 5 लाख मेरे बच गए। However, in the event of the under subscription,
द एम्प्लॉइज रिजर्वेशन पोर्शन बच गया, मेरे इसमें कितना शॉर्ट हो गया, 5 लाख बच गया। द अनसब्सक्राइब पोर्शन में बी अलॉटेड ऑन द प्रोपोर्शनेट बेसिस फॉर द वैल्यू, क्या बोल दिया पहले बताओ, अनसब्सक्राइब जो पोर्शन है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनेट बेसिस में किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, वही वाले एम्प्लॉइज जिसने एप्लीकेशन दी थी। अब मेरे पास जितने 50 लाख के लोग थे, मैंने सबको 1-1 लाख दिया, मैंने सबको कितने दिया, 1-1 लाख, लेकिन मैक्सिमम लिमिट क्या है एक एम्प्लॉय को देने की, 2-2 लाख। तो कुछ एम्प्लॉयज को मैंने 2 लाख दिया और पूरे 50 यूज कर लिए, पूरे 5 लाख यूज कर लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 45 हुआ था, चलो सबको इनको कितने मिले, 1-1 लाख मिले, तुमको 1-1 लाख करके मैंने 5 लाख और यूज कर दिए। तो इन एम्प्लॉयज के पास क्या है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, बाकी सबके पास क्या है, 1-1 लाख यूज कर सकते हो प्रोपोर्शनेट बेसिस में। यहां तक चीज क्लियर है। मान लो बच्चा मैंने सबको दे दिए 2-2 लाख, मैंने सबको क्या दे दिए, 2-2 लाख, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितनी थी, 2 लाख। तब भी मेरा 50 लाख यूज नहीं हो पाए। क्या ये सिचुएशन समझ पा रहे हो, मैंने सारे एम्प्लॉयज को क्या दे दिया बच्चा, 2-2 लाख दे दिया, लेकिन तब भी मैं देख रही हूँ कि 40 लाख ही यूज हुआ, अभी 10 लाख बचा। अब मैं एक भी एम्प्लॉय को क्या नहीं कर सकती, 2 लाख से ज्यादा नहीं दूंगी, अदरवाइज ये कंडीशन ब्रीच हो जाएगी। तो इन्होंने क्या बोल दिया, तो एक काम करना, आप 2 लाख से ज्यादा दे देना, लेकिन सब्जेक्ट टू टोटल अलॉटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, कितने से ज्यादा मत देना, 5 लाख से ज्यादा मत देना। मतलब आपकी 2 लाख की लिमिट को क्या कर दिया, 5 लाख। पूरा कोड हम पढ़ रहे हैं, क्या कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए रिजर्व कर सकती है, हाँ करेगी, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 5%। टोटल सारे एम्प्लॉयज का रिजर्वेशन पोर्शन कितना होगा, 5% से ज्यादा नहीं, पोस्ट याद रखना। एक एम्प्लॉय को कितना दे सकेगी, 2 लाख। लेकिन अगर आपका क्या लिखा है, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, अनसब्सक्राइब पोर्शन अगर आपका क्या होता है बच्चा, बच जाता है, तो इन दैट केस वो 2 लाख की लिमिट को एक्सीड कर देंगे 5 लाख। लेकिन ये 5 लाख तब होगा जब अनसब्सक्राइब पोर्शन बच जाए, जब बचा ही नहीं तो सबको ध्यान रखना 2 लाख के अंदर अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा, पक्का, चलो हो गया। ए पॉइंट समझ में आया। बी पॉइंट क्या बोलता है, रिजर्वेशन फॉर द शेयर होल्डर, एम्प्लॉय का समझ में आ गया। हम किस किस के लिए रिजर्वेशन रख सकते थे, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर और रिटेलर, लेकिन रिटेलर ओनली फॉर एफपीओ। चलो अब शेयर होल्डर के लिए लिमिट क्या है, नॉट एक्सीडिंग, अरे इधर आओ, नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ क्या लिखा है, यहाँ पे 5% ऑफ क्या लिखा था, ये इश्यू साइज मतलब प्रपोज्ड है, गुड, जितना भी प्रपोज कर रहे हो उसका 10%। कंपनी की मर्जी है, वो चाहे तो रखे अदरवाइज ना रखे, अगर रखेंगे तो उसकी ये लिमिट है, इससे ज्यादा रखने का नहीं। तो एम्प्लॉय के लिए 5% पोस्ट का, शेयर के लिए 10%, लेकिन 10%, चलो हाँ बच्चे बोल, ये अब शेयर होल्डर की बात कर रहा है, ये तो आईपीओ में भी था और एफपीओ में भी था, तो ये फर्स्ट वाले इस शेयर होल्डर्स की बात कर रहा है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, हाँ क्योंकि ये शेयर होल्डर लिखा है थर्ड वाले पॉइंट में क्या लिखा था, चाहे आईपीओ चाहे एफपीओ। अगर बच्चा आप खुद नोटिस करो, सेकंड वाले पॉइंट में लिखा है इन केस ऑफ एफपीओ, तो मतलब आईपीओ की बात, और बाकी सब में कुछ लिखा है आईपीओ या एफपीओ, मतलब वो दोनों की बात कर रहा है। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। वापस फर्स्ट वाला पॉइंट समझा रही हूँ। फर्स्ट वाला पॉइंट कहीं जिक्र नहीं किया कि आईपीओ की बात है कि एफपीओ की, दैट मीन्स वो दोनों की बात कर रहा है। सेकेंड वाली पॉइंट में क्या लिखा है, इन केस ऑफ, तो ये बस किसकी बात कर रहा है, आईपीओ की बात नहीं कर रहा है। समझ में आया। थर्ड वाला पॉइंट क्या बोलता है, कुछ नहीं, दैट मीन्स किसकी बात कर रहा है, चाहे आईपीओ लाए चाहे एफपीओ। बात समझ में आया। कहां फंस गए, क्या पूछ रही थी बच्चे दोनों की है, दोनों की है, यही तो कह रही हूं मैं चलो ए भी समझ में आया बच्चा। अब आते हैं बच्चा सी पॉइंट में, ठीक है। चलो नो फर्दर, बच्चा अब मैं जो मार्क करूंगी वही रीड करना। देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है, तो ब्रैकेट वाली बातों को थोड़ी देर के लिए स्किप करना, ठीक है। नो फर्दर एप्लीकेशन फॉर द सब्सक्रिप्शन, बच्चा यहाँ पे एक नेट ऑफर लिखा है, क्या नेट ऑफर समझते हो,
एलोकेशन जो चैप्टर 15 में जाकर अभी मैंने दिखाया कि आप किस कैटेगरी में आते हो। नो फर्दर एप्लीकेशन फॉर द सब्सक्रिप्शन, हमने आपके लिए कुछ रिजर्व रखा है ना, जब कंपनी ने पहले ही रिजर्व कर दिया है, अब यहाँ पे रिजर्व का भी फायदा लेना चाह रहे हो और फिर क्या कर रहे हो बच्चा, क्या कर रहे हो, नेट ऑफर के थ्रू भी आना चाह रहे हो। तो अभी जो ये सी पॉइंट पढ़ रहे हो बहुत ही बकवास पॉइंट पढ़ रहे हो, पहले बता दूं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला आपने नेट ऑफर के थ्रू एप्लीकेशन दी, तो जो भी नेट ऑफर के थ्रू एप्लीकेशन दे रहा है, जिसके लिए ऑलरेडी हमने चीजें रिजर्व करके रखी है, किसके लिए रिजर्व करके रखा है बच्चा, याद करो। नेट ऑफर में तो भैया रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर था, कैटेगरी 6(1) में आ रहा है, 6(2) जो भी वॉट एवर आता है, तो नो, वो लोग वहां नेट ऑफर के लिए नहीं करेंगे। इन द फेवर ऑफ whom the reservation on the competitive basis is made। जो मैंने लाइन अभी अंडरलाइन करी है उसको रीड करके आपको क्या समझ में आता है, कोई भी फर्दर एप्लीकेशन नहीं देगा शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए नेट ऑफर में वो पर्सन जिनके लिए ऑलरेडी क्या कर रखा है कंपनी ने, रिजर्वेशन बना के रखा है। क्या बात समझ में आ रही है। अगर कंपनी ने रिजर्वेशन के थ्रू आपको यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है तो आप दूसरे रूट से आएंगे नहीं, आपकी शेयर होल्डिंग नहीं बढ़ जाएगी। आपने कहा यहाँ भी आएंगे और वहां भी आएंगे। अब ब्रैकेट की चीजें समझाऊंगी, लेकिन ब्रैकेट की चीजें समझाने से पहले मुझे बताओ क्या बाहर वाली चीजें समझ में आ गई। नेट ऑफर के थ्रू अब आने का नहीं, आपके लिए अगर अलग से रिजर्वेशंस ऑलरेडी है, ये समझ में आ गया। एक्सेप्ट, क्या लिखा है बच्चा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए तो वहां पर भी नेट ऑफर में कुछ था क्या, नेट ऑफर में तो था ही नहीं। नेट ऑफर में कौन कौन थे, RII, NII और QIB। इन्होंने कहा हम किसकी बात नहीं कर रहे, एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहे, तो किसकी बात कर रहे, ये क्या लिखा है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। लेकिन ये रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर किसका, किसका, लिस्टेड इशूअर, मतलब ये एग्जिस्टिंग हो गया, ये एग्जिस्टिंग हो गया, मतलब पुराने रिटेल, नए वाले रिटेल की बात हम नहीं कर रहे। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर किसका, सब्सिडरी का, किसका, लिस्टेड प्रमोटर कंपनीज का। मतलब अब मेरी बात समझना, हम रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें जो कि पुराना शेयर होल्डर है, ओल्ड शेयर होल्डर है, क्या मैं ये बोल सकती हूँ, लेकिन ये ओल्ड शेयर होल्डर किसका है, लिस्टेड इशूअर का, मतलब जो कंपनी इशू लेकर आ रही है। फिर क्या लिखा है, लिस्टेड, इसी की लिस्टेड सब्सिडरी, या फिर इसी का लिस्टेड क्या लिखा है, प्रमोटर। मतलब ये सब पुराने पुराने हो गए, सबके सब क्या हो गए, RII क्या हो गए, पुराने। हम पुराने शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो प्लीज रिजर्वेशन कैटेगरीज साइलेंट रखना चाहिए फोन, ठीक है। चलो वापस आते हैं। तो इन शॉर्ट बच्चा मुझे बताओ, हमने रिजर्वेशन रखा किसके लिए था, पुराने लोगों के लिए तो रखा था। सबसे बकवास पॉइंट नहीं बताया इन्होंने, नए के लिए तो हमने वैसे भी कोई रिजर्वेशन रखा नहीं था। तो बच्चा बस साफ साफ ये वाली बात है, नेट ऑफर के थ्रू वो सारे लोग अब दोबारा नहीं आएंगे। मैं अब आ गई हूँ, मैं पुराना एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर हूँ लिस्टेड कंपनी का, ठीक है। मेरे लिए एक रिजर्व कैटेगरी बना के रखी है यहाँ पर, ठीक है। एक्सेप्शन लिखा है, जनरल रूल क्या है पहले बताओ, दोबारा से नहीं आएगा, जो इस रूट से आ रहा है वो दूसरे रूट से आएगा नहीं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, आ सकता है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, आ सकता है। तो ये पुराना शेयर होल्डर यहाँ पे रिजर्वेशन की भी कैटेगरी से आएगा और नेट ऑफर से भी। जनरल रूल समझ में आया, जिसके लिए रिजर्वेशन बना के रखा है यहाँ, वो वहां आएगा नहीं। एक्सेप्शन आ सकता है, कौन कौन आ सकता है, एम्प्लॉय आ सकता है, पहले तो एम्प्लॉय था ना, एम्प्लॉय आ सकता है, और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर आ सकता है, हमारी कंपनी का, हमारी सब्सिडी कंपनी का और प्रमोटर कंपनी का। समझ में आया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर से रिविजन करवाऊंगी। डी पॉइंट, अनसब्सक्राइब पोर्शन इन एनी रिजर्व कैटेगरी। मुझे बताओ ए वाले पॉइंट में क्या पढ़ा था, अगर हमने एम्प्लॉय के लिए रखा है, वो स्पेसिफिक किसके रिजर्वेशन की बात कर रहा था, एम्प्लॉय के। हमने रखा है एम्प्लॉय के लिए, तो पहली प्रेफरेंस किसको दे दो, बाकी के दूसरे एम्प्लॉइज जो ज्यादा खरीदने को तैयार है, उनकी लिमिट 2 लाख से कितनी कर दी, 5 लाख। अब मैं कह रही हूँ कि मैंने एम्प्लॉय के लिए भी रिजर्व रखा और शेयर होल्डर के लिए भी, ठीक है। एम्प्लॉय का बच गया तो पहले दूसरे एम्प्लॉय को दो। अब दूसरे एम्प्लॉय लेने में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर किसको दे दो, किसको बटा दो, दूसरे वाले रिजर्व कैटेगरी। वापस 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 हमने कैटेगरी बना के रखी है किसकी बच्चा, एम्प्लॉय की कैटेगरी बना के रखी है और शेयर होल्डर, इनकी हमने बना के रखी है 50 लाख।
इनकी हमने बना के रखी है 70 लाख, मर्जी, मैंने तो ऐसे डेटा लिखा है, ठीक है। 50 लाख में से 40 लाख यूज हो गया, रिमेनिंग कितना बच गया, 10 लाख। ये 10 लाख में जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज उनको प्रोराटा बेसिस में ऑफर करूंगी, लेकिन मर्जी तो उनकी है ना, वो कहेंगे हमें नहीं लेना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, तो ये 10 लाख पहले तो यही यूज करूंगी, जो कि पहला पॉइंट बोलता है। अगर फिर भी समझ लो 5 लाख लोगों ने एक्सेप्ट किया और 5 लाख लोगों ने नहीं, तो बाकी का 5 लाख आप कहाँ यूज कर लो, दूसरी रिजर्व कैटेगरी, जो कि किसकी थी बच्चा, शेयर होल्डर की। तो ऐसे यूज किया जाता है, क्योंकि हमें 90% सब्सक्रिप्शन चाहिए ना, नहीं तो पता चला हमने इनके लिए रिजर्व रखा और इन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि आप दूसरों को ऑफर दे दो, जो ऑलरेडी एप्लीकेशन दे रखे हैं, वो इंटरेस्टेड है, तो उनको एक बार ऑफर देके देखो, एक्सेप्ट कर ले तो बड़ी। रीड करो, अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ एनी रिजर्व कैटेगरी, कोई भी रिजर्व कैटेगरी का पोर्शन क्या हो जाता है, अनसब्सक्राइब, बचा बुचा पोर्शन, मे बी एडेड टू एनी अदर रिजर्व कैटेगरी। एक रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय की थी, दूसरी रिजर्व कैटेगरी हमारे शेयर होल्डर की थी, किसी एक का पोर्शन अगर बच जाता है तो यूज कर लो, जरूरी तो नहीं बस एम्प्लॉय का बच जाए, ये भी तो हो सकता है कि शेयर होल्डर का भी बच जाए, है ना, तो उसका भी यहां पलटा सकते हैं। चलो, एंड द अनसब्सक्राइब पोर्शन इफ एनी, अगर बच जाता है आफ्टर द, क्या लिखा है, इंटर से एडजस्टमेंट, इंटर से बोले तो बच्चा विद इन, जैसे मैंने क्या बोला, एम्प्लॉय का ही पहले सेट ऑफ दूसरे एम्प्लॉय से करो, शेयर होल्डर का ही पहले दूसरे शेयर होल्डर से, नहीं होता है तो फिर एक सेट ऑफ कर दो, आपस में कर दो, ठीक है। तो अमंग द रिजर्व कैटेगरी शेल बी एडेड टू नेट ऑफर कैटेगरी, पहले क्या करना है बच्चा, एम्प्लॉय का सेट ऑफ एम्प्लॉय से, शेयर होल्डर का सेट ऑफ शेयर होल्डर से, नहीं होता है तो एम्प्लॉय का शेयर होल्डर से, शेयर होल्डर का एम्प्लॉय से, इनसे भी नहीं होता है तो क्या बोल दिया, जब नेट ऑफर की कैटेगरी आएगी तो उसमें डाल देना। इन शॉर्ट, कहीं से कुछ भी बच रहा है बच्चा, 90% तो किसी भी हालत में करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पूरा आईपीएफपीओ फेल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो इन्होंने कहा अगर आपने कुछ रिजर्व रखा है, उसका कुछ अमाउंट बच जाता है, शेयर्स बच जाते हैं, तो आप किसी और को भी दे सकते हो, दूसरी कैटेगरी को भी दे सकते हो, इसमें कोई ही मनाही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर क्या स्नेहा? चल, लास्ट वाला पॉइंट, इन केस ऑफ क्या लिखा है, नेट ऑफर के बाद भी क्या हो गया, बच गया, मतलब 100% 90% हो ही नहीं रहा है ना। इन दी नेट ऑफर कैटेगरी क्या लिखा है, स्पिलओवर मतलब क्या होता है बच्चा, स्प्रेड करना, फैला दो। टू दी, उन्होंने क्या बोलते, जो भी जैसे भी नेट पब्लिक ऑफर, भैया कैसे भी करके, फिर अंडर राइटर आकर खरीदे या कुछ भी हो, कैसे भी करके हमें क्या करना है, 90% सब्सक्राइब करना है, अपने आईपीओ और एफपीओ को क्या करना है, सक्सेसफुल करना है। समझ में आया? चल, पूरा कंक्लूजन, पहला पॉइंट क्या बोलता है, कंपनी चाहे तो रिजर्व कर सकती है, हाँ, मे लिखा है, मे करना कंपलसरी है, क्या करना है, तो भैया एम्प्लॉय के लिए करो, शेयर होल्डर के लिए करो, और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए। आईपीओ के केस में तो 2, एफपीओ के केस में तीसरा भी। चलो, थर्ड पॉइंट बोलते हैं, चलो रिजर्वेशन तो रख लो, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस है, हमारी कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहले लिमिट एम्प्लॉय को लेकर बोली 5% ऑफ पोस्ट, इससे ज्यादा नहीं, एक एम्प्लॉय को 2 लाख से ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आपका बच जाता है तो लिमिट हमने बढ़ा दी 5। शेयर होल्डर को क्या बोल दिया, भैया तुम्हारी लिमिट क्या है, 10% से ज्यादा की नहीं। अब सी डी ई तीनों मिक्स कर कर एक बात बोलते हैं कि सुनो यार, बच जाता है तो प्लीज थोड़ा इधर उधर सेट ऑफ कर लेना। सी स्पेसिफिक बोलता है अगर नेट ऑफर, अगर आपके लिए रिजर्वेशन कर रखा है तो आप नेट ऑफर के थ्रू मत आइए, लेकिन एक्सेप्शन में फिर से अलाउ तो कर ही दिया, किसको अलाउ कर दिया, एम्प्लॉइज को भी, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, चाहे वो कंपनी हो लिस्टेड, सब्सिडी ऑफ प्रमोटर। डी पॉइंट क्या बोलता है, आपस में कर लेना भाई। ई क्या बोलता है, पब्लिकली कर लेना भाई, कैसे भी करके जोड़ तोड़कर आप अपना क्या कर लेना, 90% सब्सक्राइब करवा लेना। फाइनली फोर्थ बोलता है एप्लीकेंट इन एनी रिजर्व कैटेगरी मे मेक एप्लीकेशन फॉर, गलती से मेंबर लिखा है आपकी बुक में, उसको क्या करो बच्चा, नंबर, मेंबर कहां से आ जाएगा अचानक से, है ना, तो वो टाइपिंग एरर है। Applicant in any reserve category may make application for any number of specified security but not exceeding the reserve portion for that category। मतलब क्या हुआ, जनरल बात नहीं लिखी है, तुम कितनी भी एप्लीकेशन दो, मैं तो अलाउड उसी हिसाब से करूंगी ना जितना रिजर्व है। क्या बात समझ में आ रही है? अब
एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि भैया उसको 2 लाख से ज्यादा नहीं मांगना है, क्योंकि कंपनी क्या कह रही है, मैं 2 लाख से ज्यादा नहीं दूंगी। उसकी 5 लाख की एप्लीकेशन आई, मैं कितना अलॉट करूंगी, 2। लेकिन जब मुझे पता चला कि अनसब्सक्राइब पोर्शन है और इस बंदे ने 5 लाख की मांग की थी, मतलब उसके पास इतना पैसा रखा है, वो इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो अगर अनसब्सक्राइब पोर्शन होगा तो मैं उसे फिर क्या कर दूंगी, 5 लाख की लिमिट अलाउ कर दूंगी। तो एप्लीकेशन से हमें एक तरीके से डेटा मिलता है। तो बस उन्होंने ये बोल रखा है किसी भी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज की एप्लीकेशन आए, फर्क नहीं पड़ता है, दिया उतना ही जाएगा जितना रिजर्व्ड है। तो ये थे ये 4 पॉइंट, कहीं फंसते हो तो पूछने का। सी पॉइंट की अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो लॉ थोड़ा सा टेढ़ा लिखता है। सीधी बात में लिखा है कि एम्प्लॉय, रिटेल, इंडिविजुअल इन्वेस्टर चाहे तो रिजर्व कैटेगरी से भी आ सकते हैं और बच्चा नेट ऑफर के थ्रू भी आ सकते हैं, क्योंकि ये छोटे इन्वेस्टर्स है, कंपनी के दरवाजे हमेशा इनके लिए खुले हुए, लेकिन अच्छी कंपनीज के लिए खुले होंगे, क्योंकि वहां पे तो फिर रोक देंगे ना। अच्छी कंपनी में तो आने दिया जाएगा, लेकिन बुरी कंपनी में क्या बोल दिया, भैया QIB को दो, इनको क्यों दे रहे हो, क्लियर बच्चा, पक्का। चल, तो ये था हमारा क्या, रिजर्वेशन ऑन दी कॉम्पिटिटिव बेसिस, कंपनी चाहे तो करेगी, अदरवाइज नहीं। डाउट है क्या? नेक्स्ट टॉपिक बताओ, क्या लिखा है हेडिंग, नहीं समझाने वाली मैं। एसबा क्या होता है? एप्लीकेशन दी जाती है किसको, फुल फॉर्म बताओ पहले एसबा का। एस क्या था, कोई बैंक था? वाह, एप्लीकेशन टू किसको दे रहे थे, सिंडिकेट बैंक। फॉर इश्यूर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है बिड, लेकिन वो बिड कैसे एक्सेप्ट करता है, ओनली जो सेबी मैनर बताएगा। इन्होंने कहा हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये चैप्टर 15 आप पढ़ चुके हो, आपको मालूम है। बंदा क्या करता है, इन्वेस्टर क्या करता है, अपने सिंडिकेट बैंक को, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक है ना, उनको एप्लीकेशन देता है, तो सुनो वहां तक पहुंचा दो, पैसे यहीं ब्लॉक कर दो। उन्होंने कहा स्पेसिफाइड बाय दी सेबी, सेबी ने जो स्पेसिफाई कर रखा है 15 चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक एप्लीकेशन, फुल फॉर्म तो याद, अमाउंट। सही में यार, तैयार तो बड़ी खतरनाक है तुम लोग की। चलो नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है, अवेलेबिलिटी किसकी, ऑफ इश्यू मटेरियल। ये लीड मैनेजर कौन होता है, वही मर्चेंट बैंकर। एंश्योर क्या करेगा, ऑफर डॉक्यूमेंट में सारे मटेरियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। मटेरियल इंफॉर्मेशन मतलब इंपॉर्टेंट, अदर इश्यू जो भी मटेरियल लगे आपको, ठीक है, किसको किसको देना है, स्टॉक एक्सचेंज को, सिंडिकेट मेंबर्स को, रजिस्ट्रार टू इशू, रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट, डिपॉजिटरी, स्टॉक ब्रोकर, अंडर राइटर, जो भी लिखा है, बिफोर दी ओपनिंग ऑफ दी इशू। इन शॉर्ट इनको लेकर सारी इंफॉर्मेशन, बस, ठीक, कुछ खतरनाक नहीं लिखा। नेक्स्ट हेडिंग बताओ, इंसेंटिव, एक तरीके से हम एक तरीके से मोटिवेशन, प्रोहिबिट कर रहे हैं बच्चा, मोटिवेशन। अब आपकी समझ लो कंपनी है, कंपनी में आप लोग एक सेल के बंदे, ठीक है, तो आपको सेल्स करवाने के लिए एक टारगेट दिए जाते हैं और आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, लालच। इस इंसेंटिव को अगर हिंदी भाषा में बोलूं तो लालच, ठीक है। अब यहाँ किस लालच की बात हो रही, एनी पर्सन कनेक्टेड विद द इशू, कोई भी पर्सन जो इशू से कनेक्ट है, नॉट ऑफर एनी इंसेंटिव, किसी भी टाइप का लालच मत देना बच्चा, टू एनी पर्सन फॉर मेकिंग एप्लीकेशन इन दी इनिशियल पब्लिक ऑफर। मैं IPO लेके आ रही हूँ और इन्वेस्टर्स को लालच दे रही हूँ, सुहाने सपना है ना, भविष्य उनका दिखा रही हूँ कि देखो मेरी कंपनी में पैसा लगाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो नेता नगरी को करते रहते हैं। तो इन्होंने कहा भैया लालच नहीं देना, वो अपना खुद का दिमाग लगाएगा ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़कर। वो ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ेगा, जैसे न्यूज़पेपर में आप देखते हो ना कि ये कूपन कट करके लाएंगे तो हम बाल्टी देंगे आपको, एक बकेट देंगे, है ना, बाउल देंगे, चिपकाते रहो कूपन, पता नहीं क्या क्या ढेर सारे। तो एक तरीके से आपको लालच दे रहे हैं, आप लोग सब मोटिवेट हो जाते हैं, भाई ये वाला न्यूज़पेपर खरीदते हैं, इस न्यूज़पेपर में हमें ये मिलेगा वो मिलेगा। तो एक तरीके से आपको लालच दिया जा रहा है ताकि आप हमारी कंपनी का न्यूज़पेपर खरीद लो। बच्चा आपको जहां तहां ऑफर्स मिलते रहते हैं, तो इन्होंने कहा कि भैया अपने सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करने के लिए किसी भी टाइप का लालच मत देना, क्योंकि ये तो धोखेबाजी हो गई ना, ठीक है। तो टू एनी पर्सन फॉर मेकिंग एप्लीकेशन, चाहे आपका IPO, एक्सेप्ट के लिखा है, हम फीस और कमीशन की बात नहीं करें, फॉर द सर्विस रेंडर रिलेशन टू द इश्यूर।
इशूअर जब आईपीओ एफपीओ लेकर आता है बच्चा, तो उस केस में उसे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। कितने सारे लोगों की जरूरत पड़ती है बच्चा? इन्होंने पूरे पूरे पॉइंट्स, लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, इन सब लोगों की जरूरत पड़ती है। हम इनको एक तरीके से क्या दे रहे बच्चा? लालच दे रहे हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स झूठ बोल बोल कर हमारी कंपनी में, है ना, उनसे इन्वेस्ट करवा दो, फिर हम आपको इतना इंसेंटिव दे देंगे। लेकिन उनका फीस तो दे सकते हैं ना भाई, ब्रोकर जो ये सब सर्विसेज दे रहे हैं उनकी फीस और कमीशन ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा इंसेंटिव, दूसरी लालच नहीं दोगे। तो इस टाइप के इंसेंटिव को क्या बोल रखा है? टोटली प्रोहिबिट। क्यों? क्योंकि गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? ये एक नई चीज है जो आपको पता चलेगी बच्चा। हेडिंग क्या लिखा है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। किसको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया जा रहा है? स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज में हम क्या हो रहे बच्चा? लिस्ट हो रहे। आईपीओ लेके आ रहे, अभी अनलिस्टेड है, लिस्ट होने जा रहे। इशूअर शेल कंपल्सरी बिफोर ओपनिंग द सब्सक्रिप्शन लिस्ट। ये सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्या होती है? सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करेंगे और लिस्ट तैयार करते हैं, इनको हम अलॉट कर रहे हैं, ठीक है। इशूअर बिफोर कब ओपनिंग दी सब्सक्रिप्शन लिस्ट डिपॉजिट करेगा स्टॉक एक्सचेंज के पास। क्या डिपॉजिट करेगा? पैसा स्टॉक एक्सचेंज के पास, एन अमाउंट कैलकुलेटेड ऑन द रेट ऑफ 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ द इशू साइज। ये इशू साइज बोले तो प्रपोज, जो भी आप प्रपोज कर रहे हो, आईपीओ लेकर आ रहे, मैं 10 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही हूँ, इस 10 करोड़ का 1% कितना होता है? 1 करोड़। 10% का, सॉरी 10 करोड़ का 1% कितना होता है? सॉरी 10 करोड़, 10 करोड़ का 1% कितना होता है? 10 लाख होगा, ठीक है, 100 नहीं था, है ना। चलो वापस वापस वापस, अरे 10 करोड़ का 1% कितना होता है बच्चा? 10 लाख। इन्होंने कहा ये 10 लाख का अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। कितना? 10 लाख का अमाउंट कहाँ देना पड़ेगा? इसका मतलब ये जो भी कंपनी आती है अपने आप को लिस्ट होने, तो उनको क्या करना पड़ता है बच्चा? सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। अब वो जितना जितना प्रपोज लाएगी उतना डिपॉजिट किसको देगी? स्टॉक एक्सचेंज को। अवेलेबल फॉर द सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक, जो भी वो प्रपोज कर रही है, ठीक है। अमाउंट सो डिपॉजिटेड शेल बी, क्या लिखा है? रिफंडेबल, या फिर क्या है? फोरफिटेड इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द सेबी। होता क्या है बच्चा, हम ट्राई करते हैं कि कोई भी एरोवेरी नथुथेरी कंपनी आकर लिस्ट ना हो, तो इसीलिए हमने क्या कर लिया? सिक्योरिटी डिपॉजिट। स्टॉक एक्सचेंज में क्या बोलते हैं? भैया पहले डिपॉजिट दो। आप जनता से कितना मांग रहे हो? जितना भी मांगोगे उसका 1% तो डिपॉजिट करना पड़ेगा। कल को जब भी आप डीलिस्ट हो गए या जो भी कुछ होगा, आप मान लो हमें पेनल्टी नहीं दे रहे हो, तो हम फिर क्या करेंगे? सिक्योरिटी डिपॉजिट से निकालेंगे। तो इन्होंने कहा डिपेंड सिचुएशन, या तो ये पैसा पूरा का पूरा, आप क्लीन चिट होकर डीलिस्ट हो रहे हो तो हम पूरा पैसा आपका क्या कर देंगे? रिफंड। अगर आप भाग गए या कुछ भी किया तो हम आपका अमाउंट, या फिर आपको निकाला जा रहा है, आप पेनल्टी पे नहीं कर रहे, तो फिर हम क्या करेंगे बच्चा? फोरफिट। ये बस एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो हम कल को आपको रिफंड भी कर सकते हैं, और फोरफिट डिपेंड जो भी आपकी सिचुएशन की रेट होती है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये एक नई चीज थी जो आपने अभी समझी कि जो भी कंपनियां आती है लेकर अपना इश्यू, तो यस बच्चा उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्म में 1% देना पड़ेगा पैसा। नेक्स्ट क्या लिखा है? आईपीओ ग्रेडिंग। फिर क्या लिखा है? एप्लीकेशन टू आईपीओ ओनली। क्या बोल रहा है? अंदर से समझ में आएगा। इश्यूर में ऑब्टेन ग्रेडिंग फॉर इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफर, वन और मोर। ये कौन होते हैं? हमारी कंपनी को रेटिंग करेगी, हमारी क्रेडिटेबिलिटी को, कि हम कितनी अच्छी कंपनी है ना, पैसे हम चुका सकते कि नहीं। तो इन्होंने बोल दिया ये जो रेटिंग एजेंसी होती है ये हमें क्या देती है बच्चा? ग्रेड देती है, ठीक है। हमें जैसे हम बोलते हैं 5 स्टार है, ये 4 स्टार है, 2 स्टार है, 1 स्टार है। ये होटल्स वगैरह जो स्टार समझते हो उससे आप क्या समझते हो? उनका स्टेटस समझते हो, है ना, उनकी क्वालिटी समझते हो, ये सारी चीजें होती है। तो सेम अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपको ग्रेडिंग देती है तो इससे हमें कंपनी की एक तरीके से स्टेटस समझ में आता है, पोजीशन समझ में आता है कि भैया ये कितनी अच्छी और कितनी बुरी कंपनी है। क्या ये बात समझ में आई? अब हेडिंग वापस से रीड करो, क्या लिखा है? आईपीओ लाने से पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? इस एजेंसी से रेटिंग करवानी पड़ेगी, कंपलसरी होता है, ठीक है। एप्लीकेबल टू आईपीओ ओनली।
पहले आईपीओ लाते वक्त सबसे ज्यादा होता है। द इश्यूर में ऑप्टेन ग्रेडिंग फॉर इट्स आईपीओ वन और मोर, एक या एक से ज्यादा एजेंसी से, जो एजेंसी रजिस्टर्ड होनी चाहिए किसके पास, सेबी के पास। बात समझ में आई? नालायक बच्चे हो। बच्चा अब क्या लिखा है, अंडर राइटिंग। अंडर राइटर वो होता है जो प्रॉमिस करता है कि मैं आपके शेयर्स को क्या करवा दूंगा, 90% से सब्सक्राइब करवा दूंगा। तो अंडर राइटिंग वो प्रोसेस होगी, अंडर राइटिंग वो अग्रीमेंट होगा। ईश्वर कौन होता है, कंपनी जो आईपीओ या फिर एफपीओ लेकर आती है। अदर देन अभी हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस की बात नहीं कर रहे। डिजायर इन्होंने बोला अपॉइंट करेगा किसको, एक अंडर राइटर को। सेबी अंडर राइटर रेगुलेशन ध्यान रखना जब अपॉइंट करो। मतलब आपकी प्राइस दो तरीके से होती है, आपके पास दो रास्ते हैं, फिक्स प्राइस या फिर बुक बिल्डिंग। अगर आप फिक्स प्राइस से जा रहे हो, उन्होंने कहा सीधे से अपॉइंट कर लो अंडर राइटर को, उसके साथ अग्रीमेंट करो, और अंडर राइटर की पूरे रेगुलेशन कहा दे रखे बच्चा, सेबी के अंडर राइटर रेगुलेशन जो बोलेंगे फॉलो कर लो। अब फिक्स प्राइस, पहला वाला पॉइंट फिक्स प्राइस को लेके बोल रहा था, मतलब दूसरा वाला पॉइंट किसी बात कर रहा है, बुक बिल्डिंग। क्या ये बात समझ में आई? इश्यूर पब्लिक इशू लेके आ रहा है, लेकिन किसके थ्रू ला रहा है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है कि 90, 95, 99% केसेस में क्या होते हैं, सब बुक बिल्डिंग के थ्रू लाते हैं। तो चलो, अब आपकी कंपनी ने अंडर राइटिंग का काम करे, लेकिन किसके थ्रू, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। फिक्स प्राइस है तो दूसरे रेगुलेशन, बुक बिल्डिंग प्रोसेस है तो ये रेगुलेशन। आ जाओ पढ़ते। पहला, इश्यू शेल बी अंडर रिटन। ये अंडर रिटन कौन करता है, लीड मैनेजर। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि लीड मैनेजर मेन होता है, वो ये पूरा करता धरता है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड मैनेजर की है। वेरी गुड। कंपनी एक तरफ है, हमारा लीड मैनेजर एक तरफ है, और इसके नीचे अंडर राइटर है। क्या बात समझ में आ रही है? लीड मैनेजर ने बोला भाई सुन अंडर राइटर, पूरा का पूरा 90% सब्सक्राइब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी, ये नालायक नहीं कर पाता है तो बच्चा कंपनी किसको पकड़ेगी, लीड मैनेजर को ही पकड़ेगी। लीड मैनेजर ने ये काम बोला अंडर राइटर तेरा है, लेकिन एक्चुअल में सर पे बॉस कौन है, लीड मैनेजर ही है। कंपनी इसी से बोलेगी भैया तुम अंडर राइट करो, तुम देखो तुम्हारा काम जाने, लेकिन बस ये अपने काम को बस किसके थ्रू करवा रहा था, अंडर राइटर से। चलो, तो ए पॉइंट क्या बोलता है कि इश्यूअर शेल अंडर रिटन बाय दी लीड मैनेजर। अंडर रिटन इश्यूअर क्या करेगा, अंडर रिटन किससे करवाएगा बच्चा, लीड मैनेजर से, मर्चेंट बैंकर से। और क्या लिखा है, सिंडिकेट मेंबर, मतलब उसी के अंडर की पूरी टीम थी सिंडिकेट मेंबर्स की, ब्रैकेट में। हाउएवर क्या लिखा है, एटलीस्ट 75% ऑफ नेट ऑफर टू पब्लिक प्रपोज टू बी कंपल्सरी। क्या लिखा है, QIB। मतलब ये कौन सी कैटेगरी की बात करे, इन्होंने कहा सुनो तुम आईपीओ लेकर आ रहे हो, आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, किस रेगुलेशन में जा रही है, 6(2). तो आपका रूट क्या था, ऑल्टरनेट मेथड, ओनली बुक बिल्डिंग प्रोसेस, QIB को ही देना पड़ेगा। ये बस उस बातों को अच्छे से लिख रहे हैं। ये बोल रहे हैं सिंडिकेट मेंबर्स, लीड मैनेजर, भाई सुन कोई भरोसा नहीं, तुम्हारी कंपनी तो भैया गड़बड़ है। आपको ऑफर किसको देना है, QIB को। QIB भी यही बड़े इन्वेस्टर्स एक्सपर्ट्स है। तो प्लीज लीड मैनेजर को पकड़ लो और बोलो, क्या बोलो कि भैया आपको क्या करवाना है, हमारे शेयर्स को अंडरराइट करवाना है। किन से, इन्हीं QIB से। पहले तो इन्हीं से करवाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे तो खुद ही। ये सब भी बैंक ही होते हैं अगर नोटिस करोगे, सब बड़े इन्वेस्टर्स थे, म्यूचुअल फंड, ये सारे लोग। कैन नॉट बी, क्या लिखा है, सॉरी अरे नहीं कैन नॉट लिखा है यार। इन्होंने कहा एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर टू पब्लिक प्रपोज टू कंपल्सरी अलॉटमेंट। उन्होंने बोले जो QIB को देना है ना, वो QIB को देना ही है। सच पोर्शन इसको मत करना, क्योंकि ये तो बड़े इन्वेस्टर्स है, बड़े इन्वेस्टर अपना दिमाग लगाकर यूज करेंगे, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो ये कंपनी बर्बाद है। आप जबरदस्ती क्यों बिकवा रहे हो उनके शेयर्स, बात समझ में आ रही है? आप बुक बिल्डिंग के थ्रू जा रहे हो, किसके थ्रू जा रहे हो, 75% QIB के थ्रू जा रहे हो। ये वाला पोर्शन मत करना अंडर राइट। जनरल रूल अंडर राइटर को बोल दिया, सॉरी लीड मैनेजर को बोल दिया तुझे अंडर राइट करना है, लेकिन इन 75% पोर्शन को हाथ भी मत लगाना। मतलब कितने को अंडर राइट करना है, 25% जो बच गया, कितना जो भी प्रपोज होगा उसका 75 कौन लगाएगा, QIB। उसको टच मत करना।
हाँ, मिनिमम के लिए 15%, वेरी गुड, 90% के हिसाब से, अपन 100% के हिसाब से देखते, गुड, ठीक है, समझ में आया बच्चा, ए पॉइंट। बी पॉइंट, इश्यूअर शेल क्या लिखा है, प्रायोर टू फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, एंटर इनटू क्या लिखा है, अंडरराइटिंग अग्रीमेंट, किसके साथ करेगा, लीड मैनेजर, और कौन है, सिंडिकेट मेंबर्स, विच शेल क्या लिखा है, इंडिकेट द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। उस अग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि हम कितने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, विच शेल बी सब्सक्राइब टू बी क्या लिखा है, पहले से प्राइस डिसाइड होगी, अग्रीमेंट कर लेना कितना पोर्शन आप करने वाले हो, पहले क्या उसकी प्राइस होगी, प्री डिटरमाइंड प्राइस, मतलब कि प्राइस पहले से ही अग्रीमेंट में तय हो जाएगी, इन द इवेंट ऑफ द अनसब्सक्रिप्शन इन द इश्यू, अंडर इश्यू, सॉरी। सेकंड पॉइंट साफ साफ क्या बोलता है बच्चा, इश्यूर क्या करे, पहले ही अग्रीमेंट कर ले, उस अग्रीमेंट में पहले ही बता दे, क्या इंडिकेट कर दे, कितने नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब करोगे और किस प्राइस में करोगे, किस इवेंट में, जब आपका पोर्शन अनसब्सक्राइब रहेगा, अंडर सब्सक्रिप्शन रहेगा। इन शॉर्ट बच्चा पहले अंडरराइटर बेस्ट ट्राई करता है लोगों से बिकवाने का ही, नहीं करवा पाता है तो फिर उसे अपना है ना जो कमिटमेंट है, जो अग्रीमेंट है, उसके थ्रू करना पड़ता है। तो पहले ही अग्रीमेंट में सारी चीजें डिसाइड हो जाए, कंपनी को पहले से ही डर लग रहा है, क्या बात समझ में आ रही है, पहले से प्रोविजन बना रहे, वेट नहीं करते कि भाई अब क्या करें, अब बुलाएंगे अंडरराइटर को, नहीं, याद करो हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था चैप्टर 15 में, ग्रीन शो ऑप्शन वाला, याद है, हमें डर है तो हमने पहले अपॉइंट कर रखा है स्टेबलाइजिंग एजेंट, सेम हमें डर है कि हमारी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब नहीं होंगे, तो पहले से ही हमने अंडरराइटर को क्या कर दिया, अपॉइंट कर लिया, अग्रीमेंट कर लिया कि भाई सुन, इन द इवेंट ऑफ द अंडर सब्सक्रिप्शन तो आपको ये सब करना पड़ेगा, अगर सब्सक्राइब हो गए तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इनको इनकी फीस तो देनी पड़ेगी ना, ये इन्होंने रिस्क लिया कि भैया होता तो पे करते, समझ में आया। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बोलता है, जो क्यूआईबी का पोर्शन है वो क्यूआईबी का है, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, पहले से ही अग्रीमेंट कर लो, पहले ही नंबर ऑफ शेयर्स और प्राइस डिसाइड कर लो कि भैया अनसब्सक्राइब अंडर सब्सक्राइब होगा तो फिर क्या कैसे एक्शन लेना, ठीक, कितने में अंडरराइटर खरीदेगा, ठीक है। चलो, कंपनी आईपीओ लाने के लिए कितना भी नीचे गिर सकती है जनता से पैसे लेने के लिए, ठीक है, तो सब चीज की एक लिमिट है। इन्होंने कहा इफ द सिंडिकेट मेंबर्स फेल टू फुलफिल, सिंडिकेट मेंबर्स फेल हो गए, दे अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन, तो अब किसके सर पे आएगी, लीड मैनेजर, द लीड मैनेजर शेल फुलफिल द अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन। अग्रीमेंट लीड मैनेजर से भी हो रहा था बच्चा और सिंडिकेट मेंबर सबसे ही हो रहा था, कंपनी कह रही है लीड मैनेजर तुम मेन हो और तुम्हारे अंडर सिंडिकेट मेंबर सबसे हो रहा है, लेकिन पहले लीड मैनेजर अंडरराइटर सिंडिकेट मेंबर से ही करवा रहा है, नहीं करवा पाएगा तो किसके सर पे भार आएगा, लीड मैनेजर। तो सी पॉइंट यही बोलता है, ठीक, पहले तो ट्रायल सिंडिकेट मेंबर अपना बेस्ट करेगा, नहीं कर पाएगा तो लीड मैनेजर के सर पर। डी पॉइंट, जो लीड मैनेजर और जो सिंडिकेट मेंबर शेल नॉट सब्सक्राइब टू द इश्यू इन एनी मैनर, ये क्या बोल दिया बच्चा, लॉ थोड़ा सा नेगेटिव बोलता है, क्या लिखा है, एक्सेप्ट दे फुलफिलिंग देयर अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन। सिंपल भाषा में बोलूं तो जितनी की ऑब्लिगेशन को लेकर उन्होंने अग्रीमेंट में लिखा था उतना ही उठाएगा, उससे एक ज्यादा नहीं। अब रीड करो, लीड मैनेजर और सिंडिकेट मेंबर नॉट सब्सक्राइब टू इशू एनी मैनर एक्सेप्ट फुलफिलिंग देयर अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन। शॉर्ट 12 का पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा तो 10 ही था, ठीक है, शॉर्ट 5 का पड़ता है, कर लेंगे ना भाई। ई पॉइंट आओ, इन केस एवरी अंडरराइटिंग इशू, जो भी अंडरराइटिंग इशू होगा, लीड मैनेजर शेल अंडरटेक मिनिमम अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन जो स्पेसिफाई कर रखा है सेबी मर्चेंट बैंकर ने, लिमिट वही लिमिट है जो कहां दे रखी है बच्चा, दूसरे रेगुलेशंस में, सेबी मर्चेंट बैंक रेगुलेशन, ठीक है। वापस से रीड करो बच्चा, ई पॉइंट क्या बोलता है, इन केस जो भी अंडरराइटिंग इश्यू होगा तो लीड मैनेजर मिनिमम अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन जो स्पेसिफाई, कहां स्पेसिफाई बच्चा, सेबी के मर्चेंट बैंक, इतनी तो मिनिमम ऑब्लिगेशन लेगा, मतलब अपनी मनमर्जी ना करे, एक मिनिमम की भी लिमिट होती है और बच्चा एक मैक्सिमम की भी होती है, ठीक है। वेयर द इशू इज रिक्वायर्ड टू बी अंडरराइटेड, इशू को अगर अंडरराइट करने का आ रहा है तो अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन शुड बी एटलीस्ट टू दी, क्या लिखा है, एक्सटेंड इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, 90%। हमारा जो अंडरराइटर है वो अपना बेस्ट ट्राई करेगा, कितना ट्राई करेगा, बेस्ट ट्राई, क्या बेस्ट ट्राई अचीव करने के लिए,
90%, है ना। वो 100% करने का ट्राई ना करे, क्योंकि सेबी ने तो साफ बोल दिया 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। वे द इशू अंडर राइट होने जा रहा है, ठीक है, पता चल गया कि शॉर्ट हो रहा है, तो अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन, कितना ऑब्लिगेशन करे, इतना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर ले जिससे उसका क्या काम हो जाए, कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव हो जाए। हेडिंग है अंडर राइटिंग। कंपनी को सबसे पहले एक अंडर राइटर अपॉइंट करना है, जो हमारा लीड मैनेजर ही होता है और उसी के सिंडिकेट मेंबर्स होते हैं। कंपनी अगर फिक्स प्राइस से जा रही है तो उसके रूल्स रेगुलेशन अलग दे रखे। कंपनी अगर बुक बिल्डिंग प्रोसेस से जा रही है तो इन बातों का ख्याल। ए पॉइंट बोलता है सबसे पहले 75% को टच मत करना, अगर वो क्यूआईबी का है तो वो मत करो। बी पॉइंट बोलता है एग्रीमेंट पहले ही कर लो, नंबर ऑफ शेयर्स और प्राइस पहले ही बता दो कितना वो करेगा। सी पॉइंट बोलता है पहले तो ऑब्लिगेशन सिंडिकेट मेंबर्स की है, नहीं चुका पाते, फेल हो जाते तो लीड मैनेजर के सर पे आएगी। डी पॉइंट बोलता है कि भाई सुनो, जितनी ऑब्लिगेशन है उतना ही करो। ई बोलता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अंडर राइट इतना तो लेना जो स्पेसिफाइड है, उससे कम तो मत करना। एस पॉइंट बोलता है कि ऑब्लिगेशन अचीव करने के लिए आपका पर्पस, आपने भले 10 करोड़ बोल रखा है लेकिन 5 ही करोड़ शॉर्ट हो रहे हैं मिनिमम 90% अचीव करने के लिए, तो प्लीज 5 ही करोड़ आप दे, ज्यादा क्यों दे रहे हो आप, क्यों 100% के लिए आप जा रहे हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा? यहाँ पे टॉपिक अपन करते हैं ओवर। क्लियर है बच्चा?